लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। देखिए, बड़ी खबरों में आज बात होगी तवांग झड़प के बाद आए बयानों की, बात करेंगे चीन के डबल अटैक की और बताएंगे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के तमाम अपडेट्स। लेकिन पहले प्राइम 25। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर चीन की सेना की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। इस झड़प को लेकर चीन ने भारतीय सेना पर ठीकरा फोड़ा। चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना के जवानों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा को पार किया था। भारत और चीन के सैनिकों की 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प हुई। इसके साथ ही ड्रैगन का देश भारत में इंटरनेट व्यवस्था को ठप करने के लिए साइबर हमलों को भी अंजाम देता रहा है। इसे लेकर भारत ने एसओपी जारी की। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई। तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस भी शामिल हुए। साथ ही रक्षा सचिव और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त सभी मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी ताकि सभी मदरसों की जानकारी हासिल हो सके। सवाई माधोपुर के दुब्बी बनास पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई। दहलोद गांव में रात्रि विश्राम है। कल सुबह 6 बजे भाड़ौती से यात्रा शुरू होगी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले पर मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए। विवाह स्थलों, होटलों में स्थानीय प्रशासन जांच करे। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर प्रदेश में श्री राम सेना ने ऐलान किया कि वह भी इन चुनावों में उनके दल के कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। 25 सदस्य 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के तुलिबल इलाके में आईईडी मिला है। ये जानकारी सोपोर पुलिस ने दी। फिलहाल सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। आज संसद पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी है। शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। भरतपुर की वैद थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारी संगठनों का सामूहिक कार्य बहिष्कार 25वें दिन भी जारी रहा। संघ ने न्यायिक अधिकारी कृष्ण स्वरूप चलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़ित परिवार को राहत मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। जयपुर में नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी महीने से यह चालू होगा। कोटा में एक ही हॉस्टल में सुसाइड करने वाले 2 कोचिंग छात्रों के शवों का आज पोस्टमार्टम किया गया। छात्र के शव को देख बहन फूट फूट कर रोने लगी। दोनों छात्रों का बिहार में अंतिम संस्कार होगा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पहल पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में विजय संकल्प महाधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी। अलवर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को सर्दियों में भी पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्र में महीनों से खराब ट्यूबवेल ठीक नहीं कराई गई। वार्ड नंबर 1 के कई इलाकों में पेयजल संकट है। सीकर में ऑनलाइन सट्टे में हार के बाद एक युवक ने खुद के साथ लूट की झूठी साजिश रची। युवक ने खुद के साथ 5 लाख की लूट की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच की तो मामला झूठा निकला। राजसमंद के कुंठवा गांव में पन्या बावजी मंदिर में चोरी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूटा। ग्रामीणों ने नाथद्वारा उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कोटा में रात 8 बजे बाद भी शराब बिक रही है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत गांव गुड़ा में गंदगी पसरी पड़ी है। शमशान घाट की मुख्य सड़क समेत आसपास के मार्गों पर फैली गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं।
राजसमंद के जैतपुरा में खनन माफिया से जुड़े लोग पहाड़ों और धरती का सीना चीर कर बेशकीमती मिनरल्स निकाल रहे हैं और प्रशासन आके मूंदे बैठा है। जैन समाज के तीर्थ समेत शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध तेज हुआ है। उदयपुर में समाज ने शहर में रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ भाजपा बिजली बिल के साथ सुरक्षा निधि के नाम पर लिए गए पैसे वापस करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को भाजपा ने रायपुर स्थित गुढ़ियारी बिजली दफ्तर का घेराव किया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका का कड़ा विरोध किया जिसमें सुकेश को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर की एक जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। पुलिस ने दायर याचिका के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर को एक शातिर अपराधी बताया है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में है। मूवी की रिलीज से पहले शाहरुख खान हाल ही में वैष्णो देवी के मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। अब शाहरुख खान की एक तस्वीर सामने आई है। फोटो में देखा जा सकता है शाहरुख ने अपने माथे पर टीका लगाया है। बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मंगलवार को पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राज कुंद्रा समेत 4 अन्य को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। कोर्ट से जिन अन्य आरोपियों को राहत मिली है उनमें एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे भी शामिल हैं। बढ़ते आगे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर चीन की सेना की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई। चीन ने भारतीय सेना पर ठीकरा फोड़ा है। चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना के जवानों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा को पार किया था। 30 महीने बाद चीन ने एक बार फिर धोखा दिया। गलवान के बाद फिर से तवांग में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी के आगे उसकी एक न चली। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। यहां 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन की चाल बेकार कर दी। ड्रैगन की हिमाकत, गलवान टू तवांग। पीछे हटे चीनी, डटे हिंदुस्तानी। चीन का धोखा, गलवान पार्ट 2। चीन ने लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में गलवान पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की है। 9 दिसंबर की रात चीन की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC वाले इलाके में भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 9 दिसंबर को क्या हुआ? LAC पर चीन की साजिश नाकाम, चीन की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प में 15 चीनी सैनिक घायल, 300 चीनी सैनिक लौटे अपनी सीमा में। This clash which took place between the Indian soldiers and the Chinese soldiers has taken place in the Tawang sector of Arunachal Pradesh at a place called Yangtze, which is on the line of actual control, in which, as per the report, 300 Chinese soldiers came inside. They clashed with the Indian soldiers, and a large number of Chinese were injured, and so were the Indian soldiers injured. Now, what we have to understand is, this is for the first time a clash is taking place between Indian and Chinese soldiers after the Galwan. Remember, Galwan Valley and all other incidences took place in Ladakh. आखिर क्या वजह है कि चीन एक बार फिर भारत के अंदर गलवान पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? क्या जिनपिंग के इशारे पर इंडियन आर्मी को उकसाने की कोशिश की गई है? सब आपको बताएंगे, एक एक घटना पूरी बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए ये नक्शा। अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग सेक्टर है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में सामान्य तौर पर दोनों देशों की सेना के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान चीन के कुछ सैनिकों ने जानबूझकर भारत के दावे वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की।
इसके बाद भारत के सैनिकों ने जवाब दिया और चीन के सैनिकों को पीछे की तरफ धकेला, जिसके फौरन बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई। समझौते की वजह से भारत और चीन की सीमा पर फायरिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि नुकीले हथियारों का इस्तेमाल हुआ और शारीरिक हाथापाई हुई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां आज भी सीमा रेखा तय नहीं हो पाई है, इसलिए इसे LAC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तवांग के अलग अलग इलाकों पर भारत और चीन की सेना दावे करती रही है और इसीलिए इस इलाके में सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। और खबर ये है कि इसी का फायदा उठाकर चीन ने इस झड़प को अंजाम दिया। गलवान की खूनी झड़प के बाद से ही लगातार ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग हो रही थी और शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच कब कब LAC पर झड़प हुई है। भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प 1967 नाथू ला दर्रा, 1975 तुलुंग ला, 1987 समदोरांग चू, 2020 गलवान घाटी, 2022 तवांग। Very surprisingly, it is seen, what news we are getting is that these Chinese were again, they had come prepared the same way that they had come prepared in Galwan. So this shows that the mindset of the Chinese is that they are prepared to enforce casualties and ensure that what they want to do, they'll do. 9 दिसंबर की घटना से इन शांति और समझौतों के प्रयास को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है। आखिर इस मौके पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश क्यों की है? चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ जिस तरह का विद्रोह और बगावत हुई है, क्या चाइनीज जनता के उस गुस्से से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और बीजिंग के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिनपिंग की तरफ से ही PLA के टॉप कमांडर्स को बॉर्डर्स पर गड़बड़ी और तनाव पैदा करने के इशारे किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने अपने 3 मिनट के जवाब में कहा कि हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई, हमारा कोई सैनिक नहीं मारा गया। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। तवांग झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई,
कांग्रेस दोहरा व्यवहार कर रही है। कांग्रेस ने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया, हमने जवाब देने की बात कह दी थी, इसके बावजूद उन्होंने संसद नहीं चलने दी। प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रिपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद को पाक साफ करार दिया है। जयपुर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में शेखावत ने कहा कि 3 साल से एसओजी मामले की जांच कर रही है, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। उनके खिलाफ अब तक की जांच में कहीं कोई आरोप नहीं है। अगर कहीं भी चार्ज उल्लेखित हुआ है तो उसके मुताबिक पुलिस कार्रवाई करे और गिरफ्तार करे। शेखावत ने कहा कि इस मामले के जरिए उनका चरित्र हनन करने के लिए बेवजह कीचड़ उछाला जा रहा है।
शक्तिशाली शौर्यमयी सैनिकों का और सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने लाठी डंडों से पीट करके उन सैनिकों को खदेड़ करके वापस अपनी चौकियों तक जाने को मजबूर किया और उसमें चीन के अनेक सैनिक जो हैं वो घायल हुए। भारत का एक भी सैनिक कहीं भी किसी तरह से हताहत नहीं हुआ है और मैं जिम्मेदारी से आप कह रहा हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने यह बयान दिया है कि देश की 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। भारत और चीन के सैनिकों की 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प हुई। चीन की तरफ से अक्सर सीमाओं पर घुसपैठ की कार्रवाई जारी रहती है। इसके साथ ही ड्रैगन का यह देश भारत में इंटरनेट व्यवस्था को ठप करने के लिए साइबर हमलों को भी अंजाम देता रहा है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का सर्वर हैक कर लिया गया था। जांच में पता चला कि यह चीन की साजिश थी। उसने संस्थान के अहम लोगों के डेटा को डार्क वेब पर डाल दिया। चीन की इस हिमाकत को देख भारत भी चौकन्ना हुआ। इस तरह के साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए उसने अपने मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर यूनिट PSUs के कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जारी की है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। संसद पर हमले की 21